नमस्कार साथियों, क्या आप भी जानना चाहते हैं बहुत ही कम समय लगाकर आप भी धाराप्रवाह इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एट एनी टाइम एनीवेयर। बट आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश बोलने के लिए कैसे 4S फॉर्मूले का सीक्रेट्स काम करता है, क्योंकि इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर आज के समय में बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, बड़े से बड़े क्रिकेटर्स भी इस्तेमाल करके धाराप्रवाह इंग्लिश बोल रहे हैं बहुत ही कम समय लगाकर। लेकिन आप सालों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन आज भी इंग्लिश बोलने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। यहीं पर अगर बात करेंगे उनके बैकग्राउंड में जाके, तो उनकी क्वालिफिकेशन आपके इतने शायद अच्छी नहीं है। बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं, बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनकी क्वालिफिकेशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आज के समय में फिर भी वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लोगों के साथ में कॉन्फिडेंस के साथ में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। बट आप क्वालिफिकेशन में भी उनसे अच्छे हैं, आप मेहनत भी ज्यादा कर रहे हैं, लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, बट फिर भी आज आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण पता है आपको क्या है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि आपको पता नहीं है एस फॉर फॉर्मूला का सीक्रेट्स। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आज के समय में सभी लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। इवन यहाँ तक कि मैं अपनी बात भी करूंगा ना, तो मैं भी बहुत लंबे समय से स्ट्रगल कर रहा था इंग्लिश बोलने के लिए। बहुत सी कोचिंग्स को ज्वाइन किया, बहुत से कोर्सेज को लिया और बहुत सी बुक्स को भी पढ़ा, बट फिर भी जब बोलने की बारी आती थी तो ये मेरा जो माइंड है ना, ब्लैंक हो जाता था। मैं सोचने लगता था कि यार अब क्या बोलूंगा, अच्छा अब क्या बोलूंगा। ऐसा ही आपके साथ में भी होता है ना, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि भाई इंग्लिश बोलने के लिए 4S फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आप बहुत कम समय के अंदर में इंग्लिश बोल सकते हैं, तो मैंने इसके ऊपर काम किया, मैंने इसको समय दिया, मैंने इसको फॉलो किया, स्टेप बाय स्टेप मैंने इसके ऊपर काम करना जब शुरू किया, तो नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एट एनी टाइम एनीवेयर एंड नाउ आई कैन टीच यू। मैं आपको सिखा भी सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल भी सकता हूं। तो अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी वार्निंग देना चाहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया, एक भी पॉइंट स्किप किया ना, तो फिर मुझे मत बोलिएगा कि सर वीडियो समझ में नहीं आई, ये एस फॉर फॉर्मूला तो काम ही नहीं कर रहा है। भाई काम करेगा, लेकिन आपको इसको पूरा देखना पड़ेगा। जब समझ में ना आए तो आप बताइएगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब इसमें से जो सबसे पहला ऐसा आएगा उसको बहुत ही ध्यान से हम लोग को देखना है। यहाँ पे जो सबसे पहला एस है, इसका मतलब होता है एस इक्वल टू सब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एस इक्वल टू सब्जेक्ट। अब हमने यहाँ पे सब्जेक्ट तो लिख दिया, लेकिन सबसे पहले हमको इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। जब तक आप इसको अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे सही से, तब तक आप ऐसे ही जो है स्ट्रगल करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे समझेंगे? हम इसको दो भाग में सबसे पहले बांट देंगे। एक सब का भाग होता है और दूसरा जेक्ट होता है। सब मीन्स होता है समबडी। सब मीन्स क्या होता है? समबडी। ठीक है, समबडी यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे ये जो जेक्ट है ना, ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है? डूअर। ठीक है, इसका मतलब होता है डूअर। अब यहाँ पे बहुत एक यूनिक चीज सिखाऊंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा। सब मतलब समबडी। समबडी मीन्स क्या होता है? कोई भी एक इंसान हो सकता है, समबडी यानी कि कोई भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप इस डूअर को देखिए। ठीक है, डू यहाँ पे लिखा हुआ है और डू में आपने ईयर लगा दिया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया डूअर। डूअर मीन्स हो गया करने वाला। अब ये क्या है? करने वाला हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए। अब इसी तरीके से मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे देखा, आपने यहाँ पे एक वर्ड लिखा SELL, सेल। सेल मीन्स क्या होता है? सेल मीन्स होता है बेचना, लेकिन आपने इसमें एक चीज क्या लगा दिया? ER। अब ये हो गया सेलर। सेलर मीन्स बेचने वाला हो गया। पहले ये काम था और अब ये वर्ड जो हो गया, ये हो गया काम करने वाला। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके से आपने एक और वर्ड लिखा, यहाँ पे आपने लिख दिया COME, कम। कम मीन्स क्या होता है? आना, लेकिन आपने यहाँ पे देखा कि ई ऑलरेडी लगा है, तो आपने यहाँ पे आर लगा दिया। अब ये हो गया कमर। कमर मीन्स होता है आने वाला। आपने इसी तरीके से एक और वर्ड को लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है PURCHASE, परचेज लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने ई लगा दिया। अब ये हो गया परचेजर। परचेज मीन्स होता है खरीदना और परचेजर मतलब खरीदने वाला। यानी कि अगर आप किसी भी एक्शन, यहाँ पे ये कम क्या है? ये एक्शन है। सेल मीन्स क्या है? एक्शन है। डू मीन्स क्या है? एक्शन। एक्शन मीन्स वर्ब होता है। अगर आप किसी फर्स्ट फॉर्म में यानी कि किसी भी आप काम में अगर ER या OR लगा देते हैं, तो वो वर्ड काम से काम करने वाला बन जाता है।
इट मीन्स कि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऐसा वर्ड है जो काम करने वाले को शो करता है, ठीक है। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। अगर कोई इंसान आपको बताता है कि सब्जेक्ट मीन्स होता है सिर्फ काम करने वाला, तो वो आधी अधूरी बात बताता है। जैसे मैंने अभी तक आपको आधी अधूरी बात बताई है, पूरी नहीं बताई है। अब पूरी बात समझते हैं। ये तो हमने एक डिफिनेशन को समझा कि भाई सभी लोग जो बताते हैं कि सब्जेक्ट मीन्स होता है काम करने वाला। चलिए हमने यहाँ पे देखा कि चलिए ठीक है, सब्जेक्ट वर्ड को जब हम तोड़ देते हैं तो वहीं से निकल जाता है काम करने वाला। किसी भी काम में अगर आप ई आर को ओ आर को लगाते हैं तो वो वर्ड काम करने वाला बन जाता है। लेकिन अब इसमें हम लोग थोड़ा सा डीप जाके अगर समझेंगे तो हमको समझ में आया कि सब्जेक्ट होता क्या, व्हाट इज सब्जेक्ट। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं, इसको एकदम आसान भाषा में हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होते हैं जो हिंदी मीडियम से आते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा मेरा फोकस रहता है, ठीक है। कैसे समझेंगे तो समझिए, अगर आपको कोई चीज दिखाई देती है, जैसे यहाँ पे ये व्हाइट बोर्ड है, अगर ये व्हाइट बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। ये मार्कर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये एक सब्जेक्ट है। जो चीज आपको दिखाई देता है, जिस चीज का कुछ नाम होता है, जो चीज आपको सुनाई देता है, जिसका नाम लेते आपके दिमाग में फोटो बन जाती है। जैसे हमने बोला हवाई जहाज, हवाई जहाज हो सकता है आपके आसपास अब ये नहीं हो, लेकिन जैसे मैंने हवाई जहाज का नाम लिया तो आपके माइंड में एक फोटो बन गई। इट मीन्स क्या है, वो एक सब्जेक्ट है। तो जिसका नाम लेते दिमाग में फोटो बन जाती है, जिसका कुछ नाम होता है, जो चीज आपको दिखाई देती है, ए टू जेड सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे हमको ये बातें समझ में आ गई कि भाई जिस चीज को हम देख सकते हैं, जिस चीज को हम छू सकते हैं, जिसका कुछ नाम होता है, जिसका नाम लेते दिमाग में फोटो बन जाती है, वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ सब्जेक्ट है। चाहे वो काम करे या ना करे, चाहे वो दिखाई दे या ना दिखाई दे, ए टू जेड सब्जेक्ट होता है। अब इसको हम लोग और डीपली कब समझेंगे, जब हम अपने S2 के पॉइंट पे जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने S2 के पॉइंट पे। आई होप कि यहाँ तक आपको फर्स्ट पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए चलते हैं S2। अब इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब हम लोग बात कर रहे हैं S2 की, और S2 के जस्ट नीचे लिखा हुआ है सब्जेक्ट। और इसको समझने से पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि इसी S2 में हम लोग कवर करने वाले हैं किसको, टेंस को, जो आपके लिए सबसे बड़ा सरदर्द होता है। हम लोग इसी में बात करने वाले हैं किसकी, एक्टिव वॉइस की, जो आप सालों तक ग्रामर में मेहनत करते हैं। हम लोग इसी में बात करने वाले हैं किसकी, पैसिव वॉइस की, ठीक है। हम लोग इसी में बात करने वाले लिविंग और नॉन लिविंग की, डूअर और नॉन डूअर की। यानी कि ये जो S2 का वीडियो है ये आपके लिए एक रामबाण साबित होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि भाई ये जो सब्जेक्ट है, अब इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा बारीकी से समझने की बारी आ गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि सब्जेक्ट को हम लोग सबसे पहले दो भागों में बांटा, एक है यहाँ पे लिविंग और दूसरा है नॉन लिविंग। यानी कि सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि दो भागों में बट गया। यानी कि सब्जेक्ट दो प्रकार के भी होते हैं, एक होता है लिविंग सब्जेक्ट और एक होता है नॉन लिविंग सब्जेक्ट। अब यहाँ पे बात आ गई कि भाई लिविंग सब्जेक्ट क्या होता है। लिविंग मतलब ये होता है कि जो भी चीज जिंदा है, अपनी भाषा में अगर समझेंगे, जो चीज भी जिंदा है, जिसकी सांसें चले, चाहे वो इंसान हो या जानवर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे लिविंग। यानी कि वो लिविंग सब्जेक्ट है। अब हम इसको लिविंग जो बोलेंगे तो इसमें हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये 10% लिविंग है। इट मीन्स कह सकते हैं कि कोई भी लिविंग जो है वो 10% है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि कोई इंसान ऐसा है जो जीवित तो है लेकिन कोमा में है। अब अगर वो कोमा में है तो वो कोई काम तो नहीं कर रहा है, बस उसकी सांसें चल रही है। तो जब तक कोई इंसान जीवित है या कोई भी जानवर जीवित है और वो काम नहीं करता है तो उसको 10% ही आप जिंदा की कैटेगरी में रख सकते हैं, यानी कि जीवित की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई इंसान जीवित है और वो काम भी कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई अब 90% हुआ, और दोनों को जब मिलाएंगे तो हो कितना जाएगा, 100% वो जीवित है। यानी कि सब्जेक्ट को आपने देखा कि सब्जेक्ट दो भागों में बढ़ता है। सबसे पहला भाग जो होता है वह लिविंग होता है, और जो लिविंग होता है वही काम करता है, और काम करने वाले को डूअर कहते हैं। सेकंड हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा कि इसको सबसे पहले कवर करने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे एक और चीज सबसे बड़ा पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। बड़ा पॉइंट क्या हुआ कि हमने देखा कि भाई ये जो लिविंग है, और जब लिविंग कोई काम करता है तो काम जब लिविंग कोई करता है तो उसी काम को हम लोग अपनी ग्रामर की भाषा में टेंस बोलते हैं। कितना आसान है समझिए टेंस। हम लोग 6 महीने साल भर मेहनत करते हैं कि भाई टेंस को कंप्लीट करते हैं, टेंस को कंप्लीट करते हैं, लेकिन भाई इतना आसान टेंस है, पता ही नहीं है कि टेंस का जन्म कहाँ से होता है। तो बात समझिए कि जब भी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपका लिविंग होना चाहिए, अगर लिविंग सब्जेक्ट कोई भी काम करता है तो उस काम को ग्रामर की भाषा में टेंस बोलते हैं। और टेंस को ही हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, जिसके 5 रूप होते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं V1,
V2, V3, V4 और V5। बात समझ में आ रहा है? यानी कि टेंस और एक्टिव वॉइस दोनों एक ही है और दोनों के 5 रूप होते हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी कि टेंस का जन्म कहां से हुआ? सब्जेक्ट का। टेंस का जन्म कहां से हुआ? लिविंग से और डूअर से। और टेंस मतलब एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस मतलब वर्ब के 5 फॉर्म। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि ये पैसिव वॉइस क्या है। तो आपने देखा कि एक भाग आपका लिविंग का था, तो दूसरा भाग सब्जेक्ट में आपका नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग मतलब क्या है? कि जो चीज जिंदा नहीं है, जो निर्जीव वस्तु होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं। तो जो नॉन लिविंग है तो क्या वो काम कर सकता है? तो जवाब आएगा नहीं, तो इसका मतलब वो नॉन डूअर है। तो जब कोई नॉन डूअर होता है, कोई नॉन लिविंग होता है, तो क्या यह खुद से कोई काम कर सकता है? नहीं। क्या ये जो व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिस मार्कर से मैं आपको पढ़ा रहा हूं और जिस मोबाइल पे आप वीडियो देख रहे हैं, तो क्या ये सब खुद से कुछ कर सकता है? तो जवाब आएगा नहीं, इसके ऊपर काम किया जाता है। यानी कि व्हाइट बोर्ड बनता है या व्हाइट बोर्ड बिकता है, तो ना व्हाइट बोर्ड खुद से बनता है ना खुद से बिकता है, इसको कोई ना कोई लिविंग पर्सन बेचता है। तो इसके ऊपर जब कोई काम होता है तो हम इसको ग्रामर की भाषा में पैसिव वॉइस बोलते हैं। जब नॉन लिविंग के ऊपर में कोई काम किया जाता है किसी और के द्वारा, किसी और के द्वारा मतलब लिविंग के द्वारा, नॉन लिविंग के ऊपर जब कोई काम किया जाता है तो उस काम को ग्रामर की भाषा में पैसिव वॉइस बोलते हैं। और जब लिविंग पर्सन खुद से कोई काम करता है तो उस भाषा को बोलते हैं टेंस या एक्टिव वॉइस। लेकिन वहीं पे नॉन लिविंग के ऊपर जब कोई काम होता है तो हम उस बात को बोलते हैं पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे देखा, आपने बोला कि ये जो मार्कर है तो मार्कर बिकता है, तो अब यहाँ पे आपने सबसे पहले मार्कर लिख लिया, ठीक है, आपने यहाँ पे सबसे पहले मार्कर लिख लिया। हम यहाँ पे ए और द भी लगा सकते हो, उस पर अभी हम लोग नहीं जाएंगे, फिलहाल अभी हम लोग आर्टिकल का काम नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पे बोला मार्कर, ठीक है। अब मार्कर यहाँ पे हमने इज लगा दिया, मार्कर एक है मेरे हाथ में तो फिलहाल मैंने इज लगा दिया। अब मार्कर बिकता है, तो मार्कर क्या खुद से बिकता है? नहीं। जवाब आएगा नहीं, मार्कर खुद से नहीं बिकता है, मार्कर को बेचा जाता है। तो बेचा जाता है इसका मतलब क्या है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि आप यहाँ पे एच भी लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। तो हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी लगा दिया था, बेचना का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सोल्ड। तो यहाँ पे हो गया मार्कर इज सोल्ड। अब यहाँ पे आप ए और द भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। और ये जो फॉर्मूला है टेंस का, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे बोला, वो गेट भाई बंद कर पहले, चलिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई ये टेंस का, चलिए हमने यहाँ पे नॉन लिविंग यानी कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर तो देख लिया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मार्कर इज सोल्ड, मार्कर बिकता है। आपने यहाँ पे बोला कि मोबाइल फोन बिकता है, तो क्या बोलेंगे? मोबाइल इज सोल्ड। अब वहाँ पे आप ए और द अपने हिसाब से लगा सकते हैं, वो हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, अभी ज्यादा आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन आपने यहाँ पे देखा कि ये लिविंग है। अब इसका भी हम पे समझते हैं। आपने बोला कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ कौन रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ। तो अगर मैं जिंदा हूं और मैं खुद से काम कर रहा हूं तो ये मतलब टेंस हो गया। तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई के साथ में क्या लगा देंगे? एम, क्योंकि काम स्टार्ट है, प्रोग्रेसिंग है, तो हम यहाँ पे एजएमआर का यूज करेंगे, तो आई के साथ में एम लगा दिया। और पढ़ना को क्या बोलते हैं? रीड बोलते हैं, तो रीड में हमने आईएनजी लगा दिया, तो बोल दिया रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। ये हो गया टेंस और ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिविंग सब्जेक्ट, एक होता है नॉन लिविंग सब्जेक्ट। जब लिविंग सब्जेक्ट खुद से कोई काम करता है तो उसको बोलते हैं टेंस, उसी को बोलते हैं एक्टिव वॉइस। और जब नॉन लिविंग के ऊपर कोई काम होता है तो उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है और टेंस का जन्म कहाँ से होता है, एक्टिव वॉइस का जन्म कहाँ से होता है, क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है। आई होप कि यहाँ तक तो आपको वीडियो समझ में आ गई। कि अगर वीडियो लंबी हो जा रही है तो हम लोग फिर इसका जो आगे S3 और S4 है वो अगली वीडियो में कवर करेंगे।